हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है अबान और जैसे कि आपको पता ही है कि मैं कवर कर रहा हूँ केमिस्ट्री और फिज़िक्स फॉर द IGCSE बोर्ड, जिसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री के 2 यूनिट्स 1 शॉट कंप्लीट कर दिए हैं और आज हम लोग फिज़िक्स के लिए एक नया चैप्टर फोर्सेस को कंप्लीट करेंगे, वो भी 1 शॉट में। तो आज की जो वीडियो है हम लोग इसमें फोर्सेस को 1 शॉट वीडियो में ख़त्म कर देंगे और साथ ही में कोई भी ऐसा टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है उससे रिलेटेड उसको भी कवर करते चलूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम अपना टॉपिक आज का शुरू करते हैं, दैट इज़ फोर्सेस। फोर्सेस क्या होती है, क्या है फोर्सेस, इसको थोड़ा समझो। देखो, आप कभी भी एक बॉडी पे जब भी पुश या पुल करते हो, किसी को धक्का देते हो या किसी को अपनी तरफ खींचते हो, उसको बोलते हैं पुश करना या पुल करना। इस मोमेंट को, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं फोर्स, कि आप फोर्स लगा रहे हो। आई थिंक ये बात तो सबको पता है, ठीक है, कि फोर्स क्या है कि अगर आप किसी बॉडी को पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो तो वो फोर्स कहलाती है। अब फोर्सेस में 2 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या हो जाता है कि जो फोर्स लगाई है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, यानी उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल 15 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन का ऐसा यूनिट है ना, वो भी लिखवा दूंगा, बट न्यूटन जो है ऐसा यूनिट है। तो मैं क्या बता रहा था, एक कंपोनेंट तो फोर्स का वो होगा जो उसका मैग्नीट्यूड बता रहा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है फोर्स को समझने के लिए, कि उसका डायरेक्शन भी पता होना ज़रूरी है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें अगर किसी के पास होती है तो हम उसको बोलते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं हम उसको? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, तभी हम पता लगा पाते हैं कि एक्चुअली में इस फोर्स से होगा क्यों। अब देखो, फोर्स में डायरेक्शन का होना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैग्नीट्यूड का इंपॉर्टेंट होना क्यों है? तो मैग्नीट्यूड तो समझ में आता है कि यार कोई चीज़ कितनी लग रही है वो बताओ, बट डायरेक्शन का क्या यूज़ है? सिंपल सी चीज़ है, अगर हमें डायरेक्शन फोर्स में ना पता करें तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि जिस चीज़ को हम पुश कर रहे हैं वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, या जिसको हम पुल कर रहे हैं, है ना। वही होता क्या है ना, आप कभी कभी कुछ इस तरह से चीज़ों को पुश या पुल करते हो कि उसमें एक सर्टेन डायरेक्शन का होना कंपलसरी होता है। तो अगर वो डायरेक्शन नहीं पता चलेगी तो कैसे पता चलेगा कि यार हमने इसको सही डायरेक्शन में पुल करा या नहीं करा, है ना। तो दैट इज़ द रीज़न फोर्स के पास डायरेक्शन होना भी कंपलसरी है, दैट मेक्स इट अ वेक्टर क्वांटिटी, समझे। अब फोर्स कितने तरह की होती है, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट लिख लो। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? न्यूटन, ठीक है, ये इसका ऐसा यूनिट होता है, समझे। चलो, इतनी बात तो पता है, बट अभी जो इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा था, फोर्स 2 तरह की होती है, 2 टाइप ऑफ फोर्सेस, ठीक है। एक कौन सी होती है? द कॉन्टैक्ट वन, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एंड सेकंड होती है नॉन कॉन्टैक्ट। अब ये कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? देखो, एक तो वो फोर्स होती है जिसमें कॉन्टैक्ट होता है 2 बॉडीज़ के बीच में, ऐसी फोर्सेस को कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। एक ऐसी फोर्स होती है जिसमें 2 बॉडीज़ के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होता, तो उन फोर्सेस को हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, समझे। अच्छा, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस और कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल क्या क्या आ जाते हैं? देखो, फोर्सेस कॉन्टैक्ट में कौन कौन सी फोर्सेज लगती है जो कॉन्टैक्ट में होती है? फ्रिक्शन हो गया, अभी सब आराम से समझेंगे कि फ्रिक्शन क्या है और कैसे वर्क करता है, बट अभी के लिए फ़िलहाल इतना समझो कि फ्रिक्शन एक एग्जांपल है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है? टॉर्क हो गया, कांटेक्ट लगाते हैं ना। टॉर्क क्या है अभी नहीं समझा होगा, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक टॉर्क जो होता है रोटेशनल फोर्स होती है, समझे। उसके अलावा और कौन सी फोर्स है जो कॉन्टैक्ट के साथ होता है? थप्पड़ मारना नहीं, थप्पड़ मारना नहीं, वो भी फोर्स है, बट यहाँ कैसे लिखूँ? थप्पड़ मारना इज नॉट अ फोर्स, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्सेस के, और भी बहुत सारे होते हैं बट अभी ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा है। इसके अलावा नॉन कॉन्टैक्ट के कौन कौन से फोर्स मिल जाएंगे? नॉन कॉन्टैक्ट वो फोर्सेस जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, तो सबसे पहली फोर्स कौन सी आ जाएगी जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। भाई ग्रेविटी क्या है? एक इनविजिबल सी फोर्स है, कोई दिखती थोड़ा है आपको। अब ये पेन गिर गया, उसको कौन खींच रहा है? कुछ दिख थोड़ा रहा है, तो दैट इज़ अ फोर्स, बट फोर्स है जिसको नीचे की तरफ खींच रही है, बट इनविजिबल है, तो इसको बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा इनमें, ठीक है। दूसरी मैग्नेटिक फोर्स, है ना। भाई मैग्नेटिक फोर्स भी तो एक फोर्स है, जो मैग्नेट की तरह, मैग्नेट किसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है, दैट इज़ ऑल्सो अ फोर्स।
मैग्नेट को दो आप दूर से रखोगे तो क्या होता है, या तो अट्रैक्ट करती है, पुश करती है एक दूसरे के अगेंस्ट में। सिमिलर काइंड ऑफ पोल्स होंगे तो रिपेल करेगी, और अपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, बट उनको टच करना ज़रूरी नहीं है। आप डिस्टेंस पे भी रखेंगे तो भी वो उसको पुश करेगी या पुल करेगी, ठीक है। तो ये कौन कौन सी फोर्सेस आ जाती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, समझे। चलो अब आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज स्प्रिंग। अब ये स्प्रिंग क्या है, पता तो सबको है कि यार एक वायर होता है, उसको ऐसे गोल 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 कर देते हैं, ऐसे प्रेस करते हैं तो ऐसे उछलता है, उसको ऐसे खींच देते हैं तो श्रिंक हो जाता है। स्प्रिंग सबको पता है, बट स्प्रिंग का एक्चुअली में यहाँ क्या यूज़ है वो नहीं पता। अभी मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले याद रखो कि स्प्रिंग को इन्वेंट करा था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है। अभी मैं इसका नाम याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ना एक लॉ दिया था, उसी लॉ को बोलते हैं हुक्स लॉ, समझ आया। रॉबर्ट हुक ने एक लॉ दिया था जिसको बोलते हैं हुक लॉ, और वो लॉ क्या है कि स्प्रिंग जो होता है ना वो क्या करता है, अगर आप उस पर फोर्स लगाते हो, तो वो एलोंगेट होता है ना, तो वो ऐसे खिंच जाता है। ये तो पता है ना हमको, अगर ये d था पहले डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, कुछ n टाइम्स d बढ़ के हो जाएगा, है ना। ये तो हमें पता है ना, क्योंकि इस पर फोर्स लग रही है यहाँ पे। तो हुक्स लॉ ने क्या दिया था, लॉ कि अगर स्प्रिंग जो है ना, स्प्रिंग की इलास्टिसिटी यानी कि उसका खिंचाव, स्प्रिंग की इलास्टिसिटी या उसका एक्सटेंशन, स्प्रिंग का एक्सटेंशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो कि फोर्स हम उस पर अप्लाई करते हैं। तो जो फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है, तो कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, स्ट्रेचिंग वाली, जो उसको स्ट्रेच कर रही है, जो स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रही है, तो वो फोर्स कौन सी कहलाएगी, स्ट्रेचिंग फोर्स। तो हुक्स लॉ बोलता है कि फोर्स, स्प्रिंग का एक्सटेंशन डिपेंड करता है अप्लाइड स्ट्रेचिंग फोर्स पे, यानी जितना ज़्यादा उस पर फोर्स लगा रहे हो, जितना ज़्यादा उसको एक्सटेंड कर रहे हो, जितना ज़्यादा उसको खींच रहे हो, उसको फोर्स लगा रहे हो, उतना ज़्यादा वो एक्सटेंड हो जाएगा, उतना ज़्यादा वो खिंच जाएगा, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ परमानेंटली डैमेज्ड। लिख लो यहाँ पे लिख लो, दिस लॉ इज वैलिड until the spring is permanently damaged। तो ये लाइन का मतलब क्या है, देखो आप स्प्रिंग को जब कभी भी एक्सटेंड करते हो, उसको खींचते हो, तो क्या होता है, एक मोमेंट आता है जब वो अगर ज़्यादा खींचोगे तो स्ट्रेट हो जाएगा, फिर उसमें इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी। तो वो मोमेंट ऐसा होता है जब वो स्प्रिंग परमानेंटली क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इस पॉइंट को बोलते हैं लिमिट ऑफ, जब ये ख़राब हो जाता है इस पॉइंट को बोलते हैं, इसको इरेज कर दूँ क्या, दिस पॉइंट इज नोन एज, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है। तो जब वो स्प्रिंग हद से ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए कि वो डैमेज हो जाए, इस मोमेंट को बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और यहाँ पे अब स्प्रिंग का जो हुक्स लॉ है वो वर्क नहीं करेगा। जब तक स्प्रिंग डैमेज नहीं हुआ तो जो अपना हुक्स लॉ है वो वर्क कर रहा है कि स्प्रिंग की एक्सटेंशन डिपेंड करती है स्ट्रेचिंग फोर्स पे। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये होता है, इस वाली चीज़ का मतलब कि अगर आप फोर्स को डबल कर दोगे, डबल द फोर्स डबल द एक्सटेंशन, कि जितना ज़्यादा अगर डबल कर रहे हो फोर्स को तो स्ट्रिंग भी डबल ज़्यादा एक्सटेंड होएगा। ठीक है, तो ये मतलब होता है, बट कब तक, जब तक ये परमानेंटली डैमेज ना हो जाए। और इस पॉइंट को कहते हैं जब डैमेज होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। समझे? ठीक है, तो हुक्स लॉ को अगर आपको बाई फॉर्मूला लिखना है तो हुक्स लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स। फोर्स जो है भाई सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया, जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग का एक्सटेंशन भी क्या है, डिस्टेंस है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, फोर्स अप्लाइड पे। यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, कि जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सटेंशन। यहाँ से आप
प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, वो कांस्टेंट हमारा k है। तो यहाँ पे ही हमें फॉर्मूला मिल जाता है F इक्वल्स टू kx, समझे? ठीक है, तो इस k को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू ज़्यादातर 1 ही होती है, बट अगर क्वेश्चन में कभी कुछ मिल जाए तो वो प्लेस कर लेना, समझे? तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ लें कि स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन करो तो क्या हो जाता है भाई? k, अगर यहाँ से k को सब्जेक्ट बनाओ तो k इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन x। x क्या है अपना? x लिख लेना, ये पता है क्या है? डिस्टेंस या एक्सटेंशन, डिस्टेंस या एक्सटेंशन जो स्प्रिंग खिंच के लंबा हुआ। अरे यार, ठीक है, तो ये अपना एक्सटेंडेड डिस्टेंस हो जाएगा x, और ये क्या है? फोर्स। ठीक, ये बात समझ में आई? स्प्रिंग कांस्टेंट या और अपना स्प्रिंग के बारे में समझे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी समझे। चलो आगे आते हैं। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमें बताता है कि फोर्सेस जो हम अप्लाई करते हैं उसका रिजल्टेंट क्या होता है। रिजल्टेंट का मतलब कि अगर बहुत सारी फोर्सेस एक जगह वर्क कर रही हैं तो फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा, कि जो नेट फोर्स मिलेगी कौन से डायरेक्शन होगा, क्या मैग्नीट्यूड होगा, वो निकालने का तरीका। ठीक है, चलो फोर्सेस एंड रिजल्टेंट कैसे करें, देखो मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और वो एक टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, एक क्या है? टेबल पे रखा हुआ है वो, समझे? तो मुझे बताओ इस ब्लॉक पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, सोच के बताओ। सोच लिया? सबसे पहली फोर्स जो लग रही होगी वो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उसको नीचे की तरफ खींच रही होगी। एक फोर्स और लग रही होगी जो कि लगा रही होगी ये टेबल। क्या लगा रही होगी? टेबल। ये कौन सी फोर्स होगी? ये फोर्स होती है उस ब्लॉक को नीचे ना आने के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाने वाला। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखो आपको पता है ब्लॉक नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो जो टेबल है, ये जो अपनी टेबल है, इस पर कुछ ना कुछ फोर्स में एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ये टेबल नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो ये टेबल क्या कर रहा है? ये भी खुद भी अपने आप से एक फोर्स लगा रहा है जो उसको ऊपर की तरफ मेंटेन कर रहा है, ऊपर की तरफ उसको दोबारा कर रहा है। तो ये कौन से स्टेट में पहुंच रही है? इक्विलिब्रियम में। यानी कि इसका जो नेट फोर्स हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। वो नीचे लगा रही है, ऊपर लगा रही है, इक्वल फोर्सेस, तो क्या हो रहा है? नेट फोर्स है जीरो। अब तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त अगर कुश्ती करे, है ना, फाइटिंग करे, तो क्या होएगा कि आप अगर उसको ऐसे फोर्स लगाओगे, वो भी आपको ऐसे फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स जीरो, कोई भी इधर नहीं गिरेगा। हाँ, अगर कोई तुम में से ज़्यादा पावरफुल हुआ तो दूसरे सामने वाले को फेंक सकता है, ठीक है, बट इधर क्या है? दोनों फोर्सेज इक्वल लग रही हैं, तो नेट फोर्स अपनी यहाँ जीरो हो रही है। तो दैट इज हाउ यू फाइंड आउट रिजल्टेंट। एक ऐसे बॉडी का रिजल्टेंट पता चलता है फोर्सेस का। ठीक है, अब इसको आगे और समझते हैं एग्जाम्पल से। रिजल्टेंट फोर्सेस को कैसे निकालते हैं, अभी देखो ये समझो। मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है हमारे पास, और क्या हो रहा है? दो लोग मिलके इस पे फोर्स लगा रहे हैं। एक लगा रहा है फोर्स F1, ठीक है, और वो फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, और दूसरा भी लगा रहा है फोर्स F2, वो भी 10 न्यूटन का। ठीक है, दो लोग थे जो दो फोर्सेस लगा रहे हैं एक ब्लॉक पे। तो मुझे बताओ रिजल्टेंट फोर्स कहाँ होगी? रिजल्टेंट फोर्स और उसका मैग्नीट्यूड क्या कहाँ होगा? देखो, जब दो फोर्सेस, लिख लो, इफ टू फोर्सेस आर अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन, या इसको लिख लो, और नहीं बस in same direction, then these forces are added। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि अगर दो फोर्सेस हैं और उनकी डायरेक्शन सेम है तो वो फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो ऐड हो जाएगा, और डायरेक्शन भी जो रहेगी वो सेम रहेगी, उस तरफ रहेगी जहां आपका रिजल्टेंट आ रहा है।
ठीक है, देयरफॉर लिख लो डायरेक्शन के लिए, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ दोज टू फोर्सेस, डायरेक्शन की जगह आप लिख लो रिजल्टेंट ऑफ दोज टू फोर्सेस वुड बी इन सेम डायरेक्शन एज देयर्स। ठीक है, मतलब जो इन दोनों की डायरेक्शन का सम अप रहेगा वही रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन का सम रहेगा। भाई दो लोग तुम इधर पुश करोगे तो ब्लॉक तो उधर ही जाएगा ना, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा फाइनली कि ब्लॉक मूव हो जाएगा इस डायरेक्शन में और इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 10 + 10 दैट इज 20 न्यूटन। तो एफ नेट यहाँ क्या आ जाता है, लिख लो, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, एफ नेट फॉर पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन फोर्सेस, सेम डायरेक्शन फोर्सेस हो जाता है फोर्सेस 1 + फोर्सेस 2, जितनी भी फोर्सेस है सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग एफ नेट निकाल सकते हो, किसका, जो दो सेम डायरेक्शन में फोर्सेस रहे। ठीक, इससे कहीं अगर उल्टा कर दें हम लोग, क्या करें कि अब मैंने ये दो फोर्सेस लग रही थी, अब एक फोर्स यहाँ से और लगा दी अपोजिट डायरेक्शन में और इसका कर दिया मैंने मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। ठीक है, तो अब बताओ ज़रा क्या होगा रिजल्टेंट। भाई सिंपल सी बात है, दो फोर्सेज इधर लगा रही थी, तीसरी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है, तो इन दोनों का सम माइनस इसका, तो जो नेट फोर्स आएगी, नेट फोर्स बड़ी कौन सी है, ये है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन ज़्यादा जीत जाएगा। तो अभी क्या होगा मुझे बताओ ज़रा। भाई ये दोनों फोर्सेज इधर लगा रही थी, इधर लगा रही है, तो कुछ भी नहीं होएगा, ये फोर्स माइनस इन दोनों का एडिशन, यानी 10 + 10 20 - 30 10 न्यूटन। अब रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, बट कौन सी डायरेक्शन में, जो बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है, तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगी। लिखवाता हूँ, रुको, तो यहाँ आ जाएगा हमारा एफ नेट। ठीक, इसको लिख लो, इफ टू फोर्सेस आर अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट, देन दीज फोर्सेस आर सबट्रैक्टेड। ठीक है, रिजल्ट ऑफ दीज फोर्सेस वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। ठीक है, और तो एफ नेट यहाँ क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूँ, इस वाली की, तो F3 - F1 + F2, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 - 20 = 10 न्यूटन। रिजल्टेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, समझे। सो दैट इज हाउ वी फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। ओके, सो नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। न्यूटन बाबा के एक्चुअली में 3 लॉज है। सबसे पहला लॉ है, उसको बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दूसरा लॉ को बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ को बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर एक भाई साहब सो रहे हैं तो उनको सोने दो जब तक कि उनका अलार्म ना क्लिक ऑन हो। जैसे आप लोग जब लोग कभी भी वॉक करते हो, जैसे आप लोगों का कभी भी स्कूल होता है ना, तो आप क्या है, सोते रहते हो, है ना, जब तक मम्मी या पापा आके नहीं उठा देते हैं। तो न्यूटन भी ये कहते हैं कि जब तक एक बॉडी मोशन में है या जब तक एक बॉडी रेस्ट में है, वो रेस्ट पे रहेगी अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स, एक बाहरी फोर्स आके उसको रोक ना दे। समझ में आया कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक उसको कोई रोक ना दे, या वो रेस्ट कर रही है या वो रुकी हुई है तो रुकी रहेगी जब तक आके कोई उसको धक्का ना दे। ठीक है, अब आप लोग बहुत सारे सोच रहे होंगे, सर ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, मैं साइकिल चलाता हूँ, साइकिल कुछ देर बाद रुक जाती है, ऐसा कैसे होता है। भाई उसका भी रीज़न ये है कि जब तुम साइकिल चलाते हो ना, तो साइकिल फ्रिक्शन की वजह से रुकती है। अगर तुम लोग एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में साइकिलिंग करो जहाँ पे फ्रिक्शन नाम की चीज़ ना हो, जहाँ रेजिस्टेंस नाम की चीज़ ना हो, तो हो सकता है तुम्हारी साइकिल भी अल्टीमेटली इनफाइनाइटली टाइम लॉन्ग चलता रहे। बट लेकिन तुम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हो ना, अगर तुम साइकिल चला रहे हो, तुम मोटरसाइकिल कुछ भी चला रहे हो, वो रुकेगी क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ वर्क करता है और फ्रिक्शन उस बॉडी को रोकता है। समझे, जो ज़मीन का फ्रिक्शन होता है या इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है, तो वो उसको कभी ना कभी रोक देगा। समझे, तो लिख लो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है,
body in motion or at rest will try to remain at motion or rest, ठीक है, until an external force is applied to it, ठीक है। तो ये अपना न्यूटन्स का लॉ है कि बॉडी मोशन में रहेगी, रेस्ट में रहेगी जब तक उसको बाहर से आके कोई रोक नहीं, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली क्या बात रहती है कि जो फोर्स है नोट कर लो कि जो फोर्स है ना, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेक चेंज। बहुत ध्यान देना इस पे। जो फोर्स है ना वो चेंज करने के लिए किसका, इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, कि अगर वो बॉडी रेस्ट में या मोशन में उस स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, वो ऑलरेडी उसमें तो उसके लिए फोर्स नहीं चाहिए। न्यूटन कह रहा है कि फोर्स वहाँ रिक्वायर्ड है जहाँ मुझे चेंज करना है, किस में, या तो उसका स्टेट ऑफ मोशन में या स्टेट ऑफ रेस्ट में, तो वहाँ रिक्वायरमेंट है फोर्स की, अदरवाइज वो वैसे तो वैसे ही रहेगा। तो यही एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या कहते हैं, ये रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट एनी चेंज। इनर्शिया का काम है रेजिस्ट करना है किसको, चेंज को, या तो वो रेस्ट में रहेगा या वो मोशन में रहेगा, उसको मोशन से रेस्ट में नहीं जाना, रेस्ट से मोशन में नहीं आना, ये इनर्शिया का काम है। तो इनर्शिया बोलता है कि अगर मैं रेस्ट पे हूँ तो मैं रेस्ट पे रहना चाहता हूँ, अगर मैं मोशन में हूँ तो मैं मोशन में रहना चाहता हूँ, मुझे चेंज नहीं चाहिए अपने अंदर। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इनर्शिया, समझे। अब इनर्शिया जो होता है वो डिपेंड करता है, यहाँ लिख लो, कहाँ गया डस्टर, इसको लिख लो आगे पहले, आइदर मोशन और रेस्ट, ठीक है। अब इनर्शिया जो डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है मास के ऊपर। किसके ऊपर, मास के ऊपर। कैसे, लिख लो पहले, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो कोई बॉडी जितनी डेंसली मास्ड होगी, जितना उसके अंदर मास होगा उतना ज़्यादा मुश्किल है उससे चेंज करवाना। जो जितना ताकतवर होता है उससे इतना ज़्यादा मुश्किल है कोई काम करवाना। तो अगर बहुत ज़्यादा मास है तो उसको हिलाना या उसको मोशन में लाना, उसको रेस्ट पे लाना बहुत मुश्किल होता है। तो इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर। जितना ज़्यादा मास, लिख लो, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, और उतनी ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी टू मेक चेंजेस, है ना। भाई ये चौक है, इस चौक को कैच करने के लिए बहुत आसान है ना। अब तुमको वहीं पर मैं एक डंबल दे दूं 10 किलो का, तो उसको इतनी आसानी से थोड़ा पकड़ लोगे, है ना। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। ओके, सो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, कैसे समझे इसको। देखो, एक काम करो, एक बॉटल लो, ठीक है, उस बॉटल को पहले एम्प्टी पकड़ो, एम्प्टी बॉटल पकड़ो, ठीक है। अब एम्प्टी बॉटल पकड़ो और नोटिस करो कि कितना फोर्स आ रहा है, कम फोर्स लगेगा। अब क्या करो, उस बॉटल में पानी भर दो, बॉटल में पानी भर दो। अब वो थोड़ी सी हैवी हो जाएगी। अब जो तुम फोर्स लगा रहे हो ना उसको लिफ्ट करने के लिए वो ज़्यादा है। समझ में आ रही है बात। पहले एम्प्टी बॉटल थी, उसके अंदर मास कम था, पानी नहीं था, मास ही नहीं था, तो क्या होता, फोर्स कम लगा रहे हो, आराम से पकड़ लिया यार। यहीं पर ही अगर आप उस बॉटल में पानी भर दोगे तो मैं थोड़ी ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें मास ज़्यादा है, अब है ना। तो ये ज़्यादा नीचे जा रही है तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना। यही कहता है न्यूटन सेकंड लॉ। क्या कहता है कि फोर्स जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास पे, ठीक है, और साथ ही में फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन के। मतलब कि अगर फोर्स है ना
तो भाई जितनी ज़्यादा मास होगा बॉडी में उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो बात समझ में आया। एक्सेलरेशन का क्या सीन है भाई? एक्सेलरेशन का भी सीन सिंपल सा है कि अगर एक बॉडी है, ठीक है, उसको एक्सेलरेट करना है तो ज़्यादा फोर्स लगा दो भाई। तेज़ से धक्का दोगे तो ज़्यादा जल्दी एक्सेलरेट होगा, धीरे धीरे दोगे तो धीरे धीरे एक्सेलरेट होगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया। दोनों को सम अप करो तो मिलता है तुमको फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। बस यही है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके अलावा जाने नहीं दूसरी कहानी में। समझे? ये बात समझ में आई? तो मास डिपेंड करता है फोर्स पे। अच्छा, एक चीज़ हमेशा और ध्यान रखो, मास जो होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। भाई जितनी हैवी बॉडी रहेगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा ना उसको एक्सेलरेट होने के लिए, क्योंकि बहुत हैवी है, तो इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझे? तो यहाँ से भी आप इसको डिराइव कर सकते हो, बट लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ तुम्हारे सिलेबस के लिए इतना समझना काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक है वो है न्यूटन भैया का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ बड़ा सिंपल सा, वो बोलता है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुमने किसी को थप्पड़ मारा तो सामने वाला भी क्या करेगा? थप्पड़ ही मारेगा ना, दूसरा गाल तो आगे नहीं करेगा। गांधी जी तो कोई नहीं है। यही न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। भाई एक सिंपल सी बात है, ये मैं बुक पकड़ा हुआ हूँ, ठीक, ये बुक पकड़ा हूँ तो ये बुक नीचे की तरफ कुछ फोर्स लगा रही है ना, तो मुझे इसे ऊपर रखने के लिए ऊपर से भी कुछ फोर्स लगानी पड़ी है। तो फोर्स कितनी है? इक्वल फोर्स है जितना ये लगा रहा है। तो दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो फोर्स लगाएगा उतनी ही बराबर की फोर्स उसको मिल जाएगी कैंसिल करने के लिए, और नेट फोर्स हो जाएगी F1 माइनस F2 दैट इज 0। हमारा हैंड राइटिंग है ना भाई। तो यही है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। समझे? ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन से ही ये हमको मिलता है, दैट इज फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या है? देखो, फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी मूविंग बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है। जैसे मैं आपको एक इसका सिंपल सा एग्जांपल दूं कि अगर आप जब वॉक करते हो या स्लाइड करते हो तो आपकी बॉडी जब किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है, जब आपकी बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो होता क्या है, उस बॉडी ए और बॉडी बी के बीच में ना एक ऐसे पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ऐसे होल्ड करते हैं एक दूसरे में। देखो, आपको ये लग रहा होगा कि ये ब्लैक बोर्ड एकदम फ्लैट है, बट ये रियलिटी में फ्लैट नहीं होता। अगर माइक्रोस्कोपिक उसमें जाओ ना आप, माइक्रोस्कोपिक व्यू में, तो इसके पार्टिकल्स कुछ ना कुछ ऐसे ऊज आउट हुए होंगे, इमर्ज आउट होंगे, जो एक दूसरे में ऐसे हुक कर देंगे। तो क्या होगा, जब मैं इसको रब करूँगा ना अगेंस्ट द ब्लैक बोर्ड अपने हैंड को, तो मेरा हैंड पे ना एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, जो फोर्स क्या करेगी, मेरे हैंड को इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैं नीचे की तरफ लेकर आ रहा हूँ, इस डायरेक्शन में ना जाने के लिए फोर्स कर रही होगी, मतलब रेजिस्ट कर रही होगी मेरे एक्शन को, मेरे मूवमेंट को। इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। वो फोर्स जो आपके मोशन को या मूवमेंट को रेजिस्ट करती है, और उसका डायरेक्शन हमेशा आपके डायरेक्शन के अपोजिट में रहता है। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो वो ऐसे रहती है। इसके हमेशा ये कॉन्टैक्ट फोर्स होती है फ्रिक्शन। ठीक है, जब आपका वॉक करते हो आप, है ना, अब फ्लोर पे क्या होता है, रेजिस्टेंस होगा, सॉरी फ्रिक्शन होगा। वो फ्रिक्शन आपको हेल्प कर रहा है बैलेंस, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में। अगर वो फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, आप स्लाइड कर जाओगे, फिसल जाओगे। वही होता है ना, बर्फ़ पे क्या होता है, अगर आप बर्फ़ पे वॉक करते हो आइस पे, तो उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है, तो इसलिए स्लाइड करना पड़ता है। इसलिए वहाँ पे स्की हॉकी या स्की वाले स्पोर्ट होते हैं जिसमें स्लाइड करता है हम लोग, है ना। यही रीज़न है कि फ्रिक्शन नहीं है। एयर का रेजिस्टेंस, जैसे कोई बॉडी अभी पेंडुलम है ना, पेंडुलम को अगर आप ऐसे छोड़ो तो वो क्या करेगा, हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ऐसे घूमेगा टन टन टन, है ना। एक टाइम बाद रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? एयर का रेजिस्टेंस, एयर का फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा। भाई एयर के भी तो पार्टिकल्स है ना, उसको रोक रहे होंगे, रुक जा भाई रुक जा, तो इसलिए वो कुछ टाइम बाद रुक जाता है। दैट इज़ द फ्रिक्शन। बात समझ में आई? तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिख लो। फ्रिक्शन is the force that resist the motion and always works in opposite direction of motion।
समझे? अपने आप भी कोई बुक में अच्छी डेफिनेशन हो तो वो लिख लो, बट ये समझने के लिए अगर नोट करना चाहो तो कर लो, है ना। इसका एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, जैसे अगर मान लो एक ब्लॉक है, ये रखा हुआ है किस पे, फ्लोर पे, ठीक है। अब क्या कर रहे हो आप, फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो मूव हो रहा है वो इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना, बट जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कहाँ वर्क कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, यहाँ पे जो है ना एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा होगा जो इस ब्लॉक को मूव करने में डिफिकल्टी परफॉर्म कर रहा होगा। क्या हो रहा होगा, जब आप इस ब्लॉक को धक्का मार रहे हो ना, तो ये ब्लॉक मूव करने में बड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी। जब इस ब्लॉक को मूव नहीं करा, जब तक इस ब्लॉक को मूव नहीं करा, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, जिस फ्रिक्शन को बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी समझाऊंगा और अच्छे से स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। ये मान के चलो कि वो फ्रिक्शन जब तक आपने बॉडी को मूव नहीं करा, तो इस बॉडी पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उस फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ये रेजिस्ट करता है कि बॉडी कोई मूव ना करे, और जैसे ही आप उस बॉडी को मूव कराने लगते हो तो एक फ्रिक्शन लगता है जो अब उसको रोकना चाहता है। बॉडी तो मूव कर रही है बट उसको रोकना चाहता है, जिसको बोलते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। समझे? तो ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये होता है डायनामिक फ्रिक्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, याद रखो हमेशा, स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क्स व्हेन बॉडी इज नॉट मूविंग, ठीक है, और ये वर्क करता है व्हेन बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, ठीक है। हमेशा याद रखो, किसी बॉडी को इनिशियली धक्का मारना, इनिशियली मूव करना मुश्किल होता है, बट एक बार वो मूव करने लगे ना तो अब उसको ग्लाइड करना, स्लाइड करना इजी है। ये तो नोटिस भी करा होगा ना, अगर कोई हैवी बॉक्स है तो आप इनिशियली जब उसको धक्का मारते हो बड़ी फोर्स लगानी पड़ती है, बट जैसे ही मूव करने लगते हो तो आसानी से आप उसको पुश करते हो। उसका रीज़न क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा रहता है डायनेमिक फ्रिक्शन के, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों ज़्यादा रहता है, उसका रीज़न ये है कि जब आपके, देखो इसको लिखवाऊंगा नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा, समझो खाली। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा डायनेमिक फ्रिक्शन से ज़्यादा क्यों रहता है, बस इस पॉइंट को नोट कर लो, स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। ऐसा क्यों रहता है, खाली इसको समझो। देखो मान के चलो आप मार्केट गए थे, मार्केट में आपने खूब सारा शॉपिंग करी, और जैसे ही आप घर में एंटर करे तो आपकी मम्मी ने कहा यार एक सामान और रह गया, जी या तो तू अभी मुझे ला दे, 1 घंटे बाद ला देना। तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा कि यार मम्मी जो मंगाना है अभी मंगवा लो, उसके बाद मैं रेस्ट करूँगा, ठीक है। तो यानी कि आप जिस स्टेट ऑफ मोशन में हो, आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो ना, तो आपके लिए दोबारा उसी कंडीशन में दूसरा वर्क करना ईजी है। बट अगर आप रेस्ट पे आ जाओगे तो आपका फिर मन नहीं करेगा, फिर आपको बड़ा डिफिकल्ट होगा दोबारा वो रिदम गेन करने के लिए। स्टैटिक में भी क्या होता है कि एक बार बॉडी जब लॉक हो चुकी है ना, तो वो फिर बड़ा मुश्किल होगा उसको अनलॉक करना। फ्रिक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स लॉक होते हैं ना, तो वो अनलॉक करना बड़ा मुश्किल होता है। बट जैसे ही आप उनको अनलॉक कर दोगे, तो क्योंकि आप उनको टाइम ही नहीं दे रहे हो दोबारा लॉक होने के लिए, आप तो मूव कर रहे हो, वो लॉक ही नहीं हो रहे, तो वो लॉक ही नहीं हो पा रहे, तो वो कहाँ से फिर तुमको इतना फ्रिक्शन देंगे जितना स्टैटिक में हो रहा था। तो डायनेमिक फ्रिक्शन कम हो जाएगा क्योंकि वो दोबारा लॉक होने का उनको उतना टाइम ही नहीं मिल रहा, स्टैटिक में मिल रहा था। दैट इज़ द रीज़न, ये ज़्यादा होता है, कम होता है, समझे। तो ये होता है हमारा फ्रिक्शन, डायनेमिक और स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन का, इधर लिख दो, फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है F इज इक्वल्स टू म्यू आर, ठीक है। तो ये आपका फ्रिक्शन का फॉर्मूला रहता है। म्यू जो रहता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है, देखो कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, यानी कि उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम आ जाता है, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। कैसे, अगर मान लो ये एक बॉडी थी, ठीक है, इसने क्या काम करा, एक ऐसा पाथ
क्रिएट करा जो सर्कुलर हो और इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम आ जाए, तो दैट मीन्स इट्स अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ अगर कोई बॉडी कवर कर रही है तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ये तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब इसमें जो आगे चीज़ पढ़ते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होती है। देखो इसमें दो तरह की फोर्सेस वर्क करती हैं एक सर्कुलर मोशन में। एक फोर्स होती है जो उस बॉडी को बाहर की तरफ ले जाना चाहती है, और दो तरह के इसमें होता है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है भाई, बॉडी कहाँ कैसे कैसे मूव कर रही है, एक तो इधर जाना चाह रही है वो और एक इधर जाना चाह रही है, दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं। अभी ये समझ में नहीं आ रहा तो मत समझो, क्योंकि इतना अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि दो तरह की फोर्सेस वर्क कर रही हैं, एक जो उसको बॉडी को बाहर लेके जा रही है और एक जो बॉडी को अंदर की तरफ लेके जा रही है। जो फोर्स अंदर की तरफ लेके जा रही है, इनवर्ड फोर्स, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इनवर्ड की तरफ। ठीक है, इनवर्ड सीकिंग फोर्स। और जो फोर्स बाहर की तरफ लेके जा रही है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स कहाँ वर्क करती है, जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है। इसका एग्जांपल ये है कि जो सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स ना नीचे गिर रही हैं ना बाहर कहीं जा रही हैं, बस अपने एटमॉस्फेयर में अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके चारों तरफ गोल गोल घूम रही है। ऐसा क्यों होता है, दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं जो बैलेंस कर रही है एक सैटेलाइट को, एक जो अंदर की तरफ लेके जा रही है और एक जो बाहर की तरफ लेके जा रही है। तो क्या हो रहा है, ना सैटेलाइट ऊपर जा पा रही है ना नीचे लेके जा रही है। नीचे की तरफ कौन खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर की तरफ कौन खींच रहा है, बाहर की तरफ कौन खींच रहा है, उसकी खुद की वेलोसिटी, है ना। तो जब एक बॉडी को पिवट कर दिया जाए किसी थ्रेड से, देखो अगर मान लो इनविजिबल थ्रेड जो है यहाँ पे सैटेलाइट के लिए ग्रेविटी है, तो अगर एक बॉडी को पिवट कर दिया जाए उस एक थ्रेड से, एक बॉडी को पिवट का मतलब अटका दिया जाए एक थ्रेड से, और वो थ्रेड के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रही है या उसको वेलोसिटी दी जा रही हो, तो एक टर्निंग इफेक्ट बनता है। क्या बनता है, टर्निंग इफेक्ट बनता है। उसी टर्निंग इफेक्ट को बोलते हैं टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, दैट इज टर्निंग इफेक्ट और टॉर्क। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, बात एक ही है। टर्निंग इफेक्ट क्या कहता है कि अगर एक बॉडी है उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं इन दी अपोजिट डायरेक्शन, एक लग रही है ऊपर की तरफ, एक लग रही है नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा, वो बॉडी रोटेशन करने लगेगी। कैसे करने लगेगी, घूमने लगेगी। जैसे ये चौक है ना, इसको कैसे करोगे, अगर आप एक फोर्स लगाओ ऊपर, एक फोर्स लगाओ नीचे, तो क्या होगा, मूव करने लगेगी। इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट। ये होता है टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, और यहीं पर एक क्लासिकल एग्जांपल जो आ जाता है इसका, वो होता है कि अगर मैंने इसको पिवट कर दिया, यानी कि अटका दिया, यहाँ से हुक कर दिया, तो अब क्या होगा, मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ कुछ नीचे की तरफ, फोर्स लगा रहा हूँ। फोर्स क्या होती है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, जहाँ भी फ्री फॉलिंग बॉडी होगी, जहाँ ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में बॉडी गिर रही होगी, वहाँ एक्सेलरेशन हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स हो जाएगी हमारी mg। ठीक है, यहाँ पे बॉडी को हैंग कर दिया। अब देखो, जब कभी भी आप किसी बॉडी को हैंग कर देते हो ना, तो वो बॉडी फोर्स तो लगा रही है, फोर्स तो लगा रही है, बट वो उसको बैलेंस करने के लिए लगा रही है। समझ में नहीं आया, अरे मैंने इसको ना क्या करा, अटका दिया इधर से, तो अब ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ, इसलिए लगा रहा हूँ ये नीचे ना गिरे। पेन नीचे गिरना चाह रहा है, मैं इसको ऊपर की तरफ स्टेबल रख रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, एक ऐसी फोर्स लगाई जो इस दोनों को कैंसिल कर दे और वो बैलेंस हो जाए। तो नेट फोर्स यहाँ कितनी हो जाती है, नेट फोर्स ऑन पिवट 0, क्योंकि दो फोर्स लगती है, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, दोनों कैंसिल कर रही हैं। तो फोर्स फाइनली कौन सी फोर्स बचेगी मेरे पास, ये वाली। अब ये फोर्स क्या होता है, ये फोर्स डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर। ठीक है, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला चीज़ आ जाती है डिस्टेंस। अगर पिवट से डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए मोमेंट का या फोर्स का, तो क्या होता है, ये फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली, जो टर्निंग इफेक्ट है वो बढ़ जाती है।
बात समझ में नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो टॉर्क को पहले रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, ये समझो। टॉर्क क्या होता है, वो डिपेंड करता है एक तो फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हो आप, दूसरा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उस बॉडी में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब पाइवट से और जो लास्ट एज है वहाँ से कितना डिस्टेंस है, तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हो जाता है टॉर्क का फॉर्मूला। यहाँ से अगर आप देखो तो टॉर्क, अब इसका एग्जांपल ये है कि डोर जो होता है, अगर आप डोर को बिल्कुल पास से पकड़ के घुमाना चाहो तो बहुत फोर्स लगती है, बट दूर जाओ उसके एज से पकड़ो और आराम से उसको मूव कर लो। यही तो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया, टॉर्क की वैल्यू बढ़ गई। कम भी फोर्स लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा टॉर्क, समझे। अब यहाँ से मान लो डी डिस्टेंस था, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स होता है हमारा mg और डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस को d मान लो, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका mg h mg d, जो मर्जी वो ले लो, ठीक है। डिपेंड किस पे करेगा, टॉर्क डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, ग्रेटर द डिस्टेंस ग्रेटर द टॉर्क, ठीक है। और मास भी यहाँ अगर ज़्यादा कर दो, ज़्यादा लटका दो हैवी, तो और ज़्यादा टॉर्क लगेगा और ज़्यादा जल्दी रोटेट हो जाएगा, कम फोर्स में रोटेट हो जाएगा। टॉर्क भी फोर्स है, असल में टॉर्क भी फोर्स ही है, बट रोटेशनल फोर्स है वो, ठीक है। तो इसलिए अगर डिस्टेंस देखो, दरवाजे से जितना दूर पकड़ो, या प्लायर्स हैं, नट बोल्ट होता है ना, उसको जितना लंबा होगा उतना आसानी से आप टाइट कर सकते हो, जितना करीब जाओगे उतना ज़्यादा मुश्किल होती है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, समझे। तो अभी क्वेश्चंस तो वो एंड में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो एक अलग से क्वेश्चंस की डाल दूंगा, पहले अभी फिलहाल टॉपिक समझो, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने। ओके, लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ फोर्सेस। मोमेंट ऑफ फोर्सेस क्या बोलता है कि अगर एक बॉडी रखी हुई है, उस पर कई सारी फोर्सेस लग रही हैं अलग अलग डायरेक्शन से, तो अगर इतनी फोर्सेस लगने के बावजूद वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यानी कि उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, मोशन में है तो मोशन में है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है, इसका मतलब ये है कि उन सारी फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम, यानी सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो आ रहा होगा। अभी भी नहीं समझे तो एक बार पहले इसको पढ़ो। व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यानी कि उसमें चेंज नहीं आ रहा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है, मोशन पे है तो मोशन पे है, ठीक है। द नेट एल्जेब्रिक सम, ध्यान रखना, द नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है। तो सारी फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम किसी भी पॉइंट पे उस बॉडी के, वो ज़ीरो आ रहा होगा। इसको डायरेक्टली एक एग्जांपल से समझो कि मान लो एक बॉडी थी, ठीक है, उस बॉडी में क्या करा मैंने, एक सर्टेन पॉइंट पे मैंने उसको पिवट कर दिया, पिवट भी नहीं, बैलेंस कर दिया, ऐसे बैलेंस रख दिया, तो वो बॉडी कुछ इस तरह से, मान लो ये चौक है, कहीं मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बैलेंस करने के लिए कुछ रख दिया। अब मुझे पता है कि मोमेंट ऑफ फोर्सेस कहता है कि ये जो बॉडी है ना, ये रेस्ट पे होना चाहिए, मुझे इसे रेस्ट पे लाना है, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंग मुझे इसे रेस्ट पे लाना है, यानी कि इस पे जितनी भी फोर्सेस लग रही होंगी उसका सबका नेट ज़ीरो आ जाए किसी तरह से। मुझे एफ नेट, टॉर्क जो है नेट का, वो ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ अगर इस डायग्राम को देखो तो ये बॉडी थी, 50 मीटर डिस्टेंस पे हमने इस पिवट से 50 मीटर डिस्टेंस पे हमने एक मास m, मुझे नहीं पता कौन सा मास है, मास का क्या वैल्यू है, बट ये m टंगा रखा है। इधर भी मैंने क्या करा, 40 मीटर डिस्टेंस पे 10 ग्राम्स नॉन मास, यानी मुझे पता है कि 10 ग्राम्स है, ये इधर हैंग कर दिया। अकॉर्डिंग टू मोमेंट ऑफ फोर्सेस मुझे इसको बैलेंस करना है कि मेरी बॉडी, कि जो ये मेरी बॉडी है ना, ये इधर की तरफ टर्न करे ना ये इधर की तरफ टर्न करे, ना एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो ना क्लॉकवाइज मूवमेंट हो, मुझे बैलेंस करना है। क्योंकि मुझे पता है टर्निंग इफेक्ट की हेल्प से क्या होता है कि बॉडी टर्न करने लगती है अगर उसको पिवट कर दो, ये दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं तो, है ना। तो मुझे ये प्रिवेंट करना है। तो उसका रीज़न क्या है, कैसे करेंगे हम लोग, तो ऐसा करने का तरीका क्या है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यहाँ पे एक ऐसा मास हैंग कर दिया जाए जो इस वाले मोशन को, जो इसको क्लॉकवाइज जाने दे रहा होगा, क्योंकि ये वाला मास क्या करेगा, 10 ग्राम नीचे की तरफ वर्क करेगा और इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मास बढ़ा दो तो इसको एंटी क्लॉकवाइज करने की कोशिश करेगा। तो मुझे कुछ इतना मास यहाँ पे हैंग करना है जो इस 10 ग्राम वाले फोर्स को, 10 ग्राम वाले मास जो फोर्स लगा रहा है उसको कैंसिल आउट कर दे। बात समझ में आई ना, कि इसको मुझे बैलेंस करना है भाई, कि ये उल्टा पुल्टा ना घूमे। तो उसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है कि कभी भी एक बॉडी को बैलेंस करना है कि जो आपका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है उसको बराबर कर दो टॉर्क क्लॉकवाइज के, तभी तो हो जाएगा। तो दोनों की अगर वैल्यू सेम कर दे, दोनों टॉर्क का मोमेंट सेम कर दे तो बॉडी बैलेंस में आ जाएगी। यही तो मैं कर रहा हूँ भाई, जो एंटी क्लॉकवाइज वाला टॉर्क लग रहा था उसको बराबर कर दे क्लॉकवाइज के, घूमती नहीं मेरी बॉडी,
अब मुझे बताओ यहाँ एंटी क्लॉकवाइज कौन सी वाली फोर्स लगा रही है, ये वाला मास कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मोशन, है ना, तो यहाँ फोर्स कौन सी लग रही है, एक फोर्स जो नीचे की तरफ लेके जा रही है, और नीचे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी एक फ्री फॉलिंग बॉडी होती है, मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल, भाई ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है इस मास को, तो यहाँ फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg, मास तो ये था, और g जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी वैल्यू मैं 10 ले लूँगा, इधर क्या हो जाएगी, इधर भी हो जाएगी mg, बट इधर 10 है वो भी रख देंगे क्वेश्चन में, तो इधर फाइनली हमको क्या मिलेगा, यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ भी क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, बस यहाँ पे वैल्यूज रख दो। यहाँ फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द ग्रेविटी, तो बस m इनटू जी करना है, m मुझे पता नहीं है, यहाँ से फाइंड आउट कर लूँगा, mg की वैल्यू कितनी होती है 10 ले लेंगे, 9.8 10 बात ही है, ठीक, नेक्स्ट उसमें लिख दूंगा मैं, और अपना डिस्टेंस d हो गया, और यहाँ भी mg/d, ठीक है। अब सारी वैल्यूज रख दो, m तो मुझे पता नहीं है, इधर देखो m तो अननोन है मेरा, तो पता ही नहीं क्या है, तो मैं यहाँ खाली g की वैल्यू रखूँगा 10 इंटू डी कितना है, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा 50 मीटर्स, वो सॉरी सेंटीमीटर्स, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। इधर देखो फोर्स है m इंटू जी, m कितना है यहाँ पे 10 ग्राम से तो हैंग कर रखा है, और g की वैल्यू कितनी है, g की भी वैल्यू 10 है, 9.8 या 10 बात एक ही है ना, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक 40। क्या इसको सॉल्व करके m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 5 8 40, तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली आपके पास 8 ग्राम्स। ये कौन सा मास है, अननोन मास के, यहाँ पे अगर आप 8 ग्राम्स मास टंगा दो, हैंग कर दो लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरी बॉडी बैलेंस हो जाएगी। इफ आई पुट 8 ग्राम्स मास इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो द बॉडी विल बैलेंस आउट, ये बैलेंस हो जाएगी, ये भी इसको बैलेंस कर देगा, क्योंकि आपका दिमाग इतना भी तो थोड़ा बहुत चलना चाहिए ना, कि यार यहाँ 10 ही टांग देता तो बैलेंस हो जाता, भाई डिस्टेंस भी तो देख लो, वो 50 मीटर पे है, वो 40 मीटर पे है ना, तो यहाँ पे मास से कुछ और लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैटर कर रहा है ना, तो यहाँ पे मुझे डिस्टेंस क्योंकि डिफरेंट है तो मास भी डिफरेंट हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ 8 ग्राम्स वैल्यू आई। अगर आप 8 ग्राम्स इधर हैंग करोगे तभी क्या होगा, द एंटी क्लॉकवाइज मोशन एंड द क्लॉकवाइज मोशन वुड कैंसिल आउट, और ये फाइनल हमारा इक्वेशन आंसर मिल जाएगा, समझे। तो ये होता है मोमेंट ऑफ फोर्सेस। आई होप समझ में आया होगा, फिर भी नहीं आया, कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ लो, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब भी करते जाओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कुछ टॉपिक बच गए हैं हमारे भी, ग्रेविटी हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंटम वगैरह है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। फिलहाल फोर्सेस में मुझे जितना भी तुम्हारे एग्जाम में पॉसिबल क्वेश्चंस थे आने के लिए, क्वेश्चंस तो सॉरी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं, तो जितने भी पॉसिबल टॉपिक्स हैं तुम्हारे एग्जाम्स में आ सकते हैं वो सब मैंने करा दिए हैं। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई भी टॉपिक छूटा है फोर्सेस के अंदर, ठीक है। फिर भी कुछ रह जाए तो मुझे बता देना, हालांकि मुझे पता है कुछ नहीं छूटा, समझे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।